एक वक्त भारत की सबसे शानदार पब्लिक सेक्टर कंपनियों में गिने जाने वाले महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल का कितना बुरा हाल हो गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कंपनी ने इस बात को मान लिया है, उसने एक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है कि 8,585 करोड़ रुपए का पेमेंट वो नहीं कर पाई है, वो डिफॉल्ट कर गई है। 7 सरकारी बैंकों का कर्जा जिसकी किश्त उसको देनी थी वो नहीं दे पा रही है। इसमें भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक शामिल हैं। ये एमटीएनएल ने लोन और इंटरेस्ट दोनों का डिफॉल्ट किया है और इस खबर के आने के बाद उनका शेयर करीब 5% 4.8% गिर के 49 रुपये 59 पैसे पे बंद हुआ है। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे बड़े लेंडर्स हैं जिन पर इसका असर पड़ा है और साफ है कि ये कंपनी बुरी हालत में है, माली हालत इसकी खस्ता है और जो उसने ये माना है 8,585 करोड़ रुपए का भुगतान वो नहीं कर पाई। इसका अर्थ है कि कंपनी अब पैसा नहीं जुटा पा रही है, उसके पास उसका धंधा नहीं चल रहा है और ये खबर आने के तुरंत बाद शेयर ये गिरे हैं लगभग 5%, यानी 2.5 रुपया गिरा है ये। और जो उनकी फाइलिंग में नाम है बैंकों के वो हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, जिन पर असर पड़ रहा है एमटीएनएल के ये भुगतान न करने से, जिसमें उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का भुगतान होना था। और ये एमटीएनएल का कहना है कि ये जो डिफॉल्ट है ये पिछले साल अगस्त से, यानी अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच में अलग अलग किस्तें हैं जो वो नहीं चुका पाया, ये जमा हुआ है और इसमें 7,794 करोड़ 34 लाख रुपए तो प्रिंसिपल के हैं यानी मूलधन है और 790 करोड़ 59 लाख रुपए का ब्याज है जो एमटीएनएल नहीं दे पाया है। इनमें से जो सबसे बड़े उनके लेनदार हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3,733 करोड़ 22 लाख रुपया बकाया उसका और इंडियन ओवरसीज बैंक का 2,434 करोड़ 13 लाख रुपए उसके बकाया हैं। एमटीएनएल कई सालों से अब कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। कंपनी का कहना है कि अब उसका जो कुल कर्जा है वो 34,484 करोड़ रुपए हो चुका है और ये सिर्फ बैंकों का कर्जा नहीं है, इसमें सॉवरेन गारंटी वाले यानी सरकार की गारंटी वाले वो बॉन्ड भी शामिल हैं जो 24,071 करोड़ रुपए के बॉन्ड हैं। अब जिन लोगों ने वो ले रखे हैं उनका क्या होना है ये सोचिए। कई जगह वो सरकारी गारंटी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और 1,828 करोड़ रुपए जो उसने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लिए हुए थे इन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट का भुगतान करने के लिए, यानी 24,071 करोड़ रुपया उसने बाजार से उठाया है कर्ज के तौर पर, जिसकी गारंटी भारत सरकार ने दी हुई है। यानी कि जब जरूरत पड़ेगी बॉन्ड होल्डर सामने आएगा तो भारत सरकार को ये रकम चुकानी पड़ेगी और सामने उसका ब्याज भरने के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी से 1,828 करोड़ रुपया कर्ज लिया, उधार लिया कि भाई दे दीजिए, बाद में पैसा होने पे लौटा देंगे। वो भी ये सारा जुड़ा हुआ है और ये एक बड़ा झटका है इस कंपनी के लिए, एमटीएनएल के लिए, जो किसी तरह से तमाम भारी कंपटीशन के दबाव में है क्योंकि सारी टेलीकॉम कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर की हैं उनका पूरा फोकस है बड़े शहरों पे, यानी दिल्ली मुंबई जैसे शहरों पे जहां एमटीएनएल का सारा बिजनेस है और उनके सामने मुकाबले में कमजोर पड़ रहा है और उसकी कमाई, उसकी आमदनी लगातार गिरती जा रही है। हालांकि सामने देखें तो एमटीएनएल को भारत सरकार सपोर्ट दे रही है लेकिन उसका जो कर्जा है वो इतना बढ़ गया है कि अब सामने बहुत मुश्किल रास्ता दिख रहा है। पिछले कुछ समय से ये चर्चा भी चल रही है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल का मर्जर हो जाएगा। बीएसएनएल पिछले कुछ समय में जो टेलीकॉम मिनिस्टर ने अपने आंकड़े दिखाए उसके हिसाब से वो पैसा कमाने लगा है। भारत संचार निगम लिमिटेड, जो पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या इंडियन टेलीफोन के नाम से जाना जाता था, यानी दिल्ली मुंबई एमटीएनएल के प्रभाव क्षेत्र के अलावा पूरे भारत में टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली सरकारी कंपनी बीएसएनएल, वो मुनाफा कमा रही है, ऐसी चर्चा हो रही है, सरकार दावा कर रही है और कहा जा रहा था कि एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज किया जाएगा
इन कंपनियों को या इनके एसेट्स को किसी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को नीलामी पे नहीं दिया जाएगा। इनके एसेट्स अगर दिए जाएंगे तो सरकारी डिपार्टमेंट्स को ही दिए जाएंगे और वो जो वैल्यूएशन निकलेगा, फेयर वैल्यूएशन, उस पर ट्रांसफर किए जाएंगे। ये चर्चा भी अभी चल रही है। एमटीएनएल का और बीएसएनएल का क्या होगा, ये सवाल इसलिए और मौजूद हो जाता है कि जो सरकार कह रही है कि टेलीकॉम में हम डुओपोली नहीं होने देना चाहते हैं, यानी कि दो बड़ी कंपनियों का दबदबा ना हो जाए। वो दो बड़ी कंपनियां हैं जियो और एयरटेल। इसलिए हम वोडाफोन आइडिया नाम की कंपनी को लगातार सहारा दे रहे हैं। वो उसके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं और उसको कई बार लाइफलाइन दे चुके हैं। आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप की यानी कुमार मंगलम बिरला की और वोडाफोन की कंपनी वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार जिस अंदाज में जिंदा रखने की कोशिश करती जा रही है, उसमें यह सवाल उठना लाजमी है कि भाई आपकी अपनी कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल, उसको इसी मुद्रा में आप जागृत रखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके इतने बड़े नेटवर्क हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप क्यों ऐसे कच्चा छोड़ रहे हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर के खिलाड़ी उन दोनों की कीमत पर अपना मैदान पूरा, आप अगर कारोबार का इतिहास में जाके देखेंगे तो ये करीब करीब पूरा बिजनेस टेलीकॉम का सरकारी कंपनियों की कीमत पर प्राइवेट कंपनियों ने पहले कब्जा किया। उसके बाद प्राइवेट कंपनियों में आपस में कुश्ती हुई और वहां अब देखने को मिल रहा है कि साहब ये जो जियो और एयरटेल, इन्होंने बाकी सारे खिलाड़ियों को मैदान से बाहर कर दिया है। जबकि ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो 21 सर्किल्स की पहले नीलामी हुई थी, उसके बाद और नीलामियां हुई, अलग अलग सर्किल की अलग अलग नीलामी, तरह तरह के नियम कानून की। एक सर्किल में दो से ज़्यादा ऑपरेटर, एक ऑपरेटर को दो से ज़्यादा सर्किल नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ है कि पूरा देश दो ही खिलाड़ियों के कब्जे में आ गया है, एक मुकेश अंबानी, एक दूसरे सुनील मित्तल, और तीसरे खिलाड़ी यानी कि कुमार मंगलम बिरला और वोडाफोन को जिंदा रखने के लिए तरह तरह की लाइफलाइन भारत सरकार की तरफ से मिलती जा रही है, दी जा रही है। और उसको देख के अब ये खिलाड़ी जो मौजूदा हैं यानी कि सुनील मित्तल जी की तरफ से और अंबानी जी की तरफ से भी ये सवाल उठने लगे हैं कि भाई अगर इनका जो बकाया है उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसी सुविधा आप हमें क्यों नहीं देते हैं, ये सुविधा हमको भी दे दीजिए। तो ये सुविधा अगर आप इनको देंगे, उनको देंगे, उनकी सुनेंगे, इनकी सुनेंगे, टेलीकॉम में आपको लगता है कि डुओपोली नहीं होनी चाहिए, तो भाई दो लोगों का दबदबा नहीं तो तीन का दबदबा क्यों होना चाहिए। और ऐसे में भारत सरकार की अपनी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल, इन दोनों को एक नई लाइफलाइन देके, इनको मजबूत करके, इनको खड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा गंभीर सवाल है। ये एक ट्रेड यूनियन के नजरिए से सवाल उठ सकता है, लेकिन दूसरा ग्राहकों के नजरिए से भी ये सवाल बनता है, क्योंकि अगर दो लोग मिलके आपस में साठगांठ करके भाव तय कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, तो तमाम इंडस्ट्रीज हैं जिनमें देखा जाता है, सीमेंट का धंधा है, टायर का धंधा है, कि तीन चार कंपनियां मिलके कार्टेल बना लेती हैं और वो तय कर लेती हैं कि अब इस भाव पे चीजें बिकेंगी, आज से दाम बढ़ेगा सबका बढ़ जाएगा, आज दाम कम होगा तो सबका कम हो जाएगा। तो ये टेलीकॉम में प्राइवेट सेक्टर को इतना बढ़ावा देने के साथ, जहां उनको, और ये बढ़ावा क्या, उनको एक तरह से खुली छूट मिली है जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंचे हैं जो हाल आज इस सेक्टर का है, और उसमें जो एक खिलाड़ी कमजोर पड़ रहा है उसको सहारा देने की खूब कोशिश हो रही है। तो फिर भारत सरकार अपनी कंपनियों को उसी मुद्रा में, इसी मुकाबले में एक बड़े पहलवान की तरह खड़ा करने के लिए उसकी मसल, उसकी ताकत क्यों नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये सवाल पूछना जरूरी है। बिज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।